गरीब ब्रेड पिज्जा वाली। संगीता के ब्रेड पिज्जा की दुकान पर हर दिन की तरह ही आज बहुत भीड़ है। संगीता और उसका पति नंदू ग्राहकों को ब्रेड पिज्जा देने में पूरी तरह व्यस्त हैं। संगीता के ब्रेड पिज्जा का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक पिज्जा से किसी का मन ही नहीं भरता। उसकी ब्रेड पिज्जा की कीमत भी बहुत कम होती है। एक तो शानदार स्वाद, उस पर से दाम भी कम, इसलिए सारा दिन उनकी दुकान ग्राहकों से खचाखच भरी होती। अरे भैया 15 मिनट से खड़ा हूँ, हमें भी तो पिज्जा दे दो। अरे नंदू भाई क्या कर रहे हो भाई? अरे थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारे पिज्जा की चाह में पेट के चूहे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। हाँ भाई, मेरे भी पेट में। बस बस सर, आपको ही दे रहे हैं। उसी दिन की बात है, दोपहर का समय था। संगीता और नंदू ग्राहकों में बिजी थे। तभी पुलिस की गाड़ी वहां सायरन बजाती हुई आई और उसकी रेहड़ी के सामने रुक गई। पुलिस की गाड़ी से इंस्पेक्टर शैतान सिंह अपने 2 हवलदारों के साथ नीचे उतरा और गुस्से में तमतमाते हुए नंदू के पास जा पहुंचा और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। नंदू नीचे गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए इंस्पेक्टर से बोला, साहब क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया है साहब? क्या किया है यह जेल की सलाखों के पीछे जाकर पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारी ये सारी मासूमियत जेल में निकलेगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर संगीता ने हिम्मत करके इंस्पेक्टर शैतान सिंह से पूछा, जेल साहब, हमने ऐसा क्या किया है कि आप जेल ले जाने की बात कर रहे हैं? सब बताता हूँ। इतनी भोली बनकर तुम जो सवाल पूछ रही हो ना, उसका जवाब मैं अभी देता हूँ। तो सुनो, पहले ये बताओ कि रोड के किनारे इस तरह रेहड़ी लगाने की परमिशन तुम लोगों को किसने दी? हाँ? बोलो, क्या हुआ? सांप सूंघ गया या मुंह में दही जमा ली? इंस्पेक्टर की बात को सुनकर संगीता और नंदू एक दूसरे को घूरने लगे और फिर संगीता ने धीरे से इंस्पेक्टर शैतान सिंह से कहा कि परमिशन? हाँ परमिशन। किसकी परमिशन से तुम लोग यहाँ रेहड़ी लगाते हो? हाँ? साहब, हम तो कई दिनों से यहाँ रेहड़ी लगा रहे हैं। देखो, मेरे दिमाग का दही मत करो। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितने दिनों से रेहड़ी लगा रही हो। मैं पूछ रहा हूँ कि किसकी परमिशन से लगा रही हो। साहब, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अच्छा, मतलब ये जो जगह है उसे अपने बाप की जगह समझ ली और लगा ली रेहड़ी। अरे कल को इस जमीन पर कब्जा भी कर लेना, हाँ, और अपना घर भी बना लेना। तुम जैसे लोगों की नीयत का मुझे अच्छे से पता है। इंस्पेक्टर की बातों को सुनकर सुनीता ने उससे कहा, साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भला क्यों कब्जा करेंगे? हम तो गरीब लोग हैं। साहब, रेहड़ी से 2 पैसे कमाते हैं तो जिंदगी चलती है। एक बिटिया है जिसके दिल में बचपन से ही छेद है साहब, उसी के इलाज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं साहब। देखो, ये सब फालतू की कहानी मुझे मत सुनाओ, समझी? तुम लोगों ने कानून को तोड़ा है, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। 1 लाख रुपए जुर्माने दो या नहीं तो जेल चलो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर संगीता और नंदू के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 लाख रुपए देना उनके लिए नामुमकिन था। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। संगीता की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम तो रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ मुफ्त की रोटी भी मिलेगी और डंडे भी। चल। इतना कहकर इंस्पेक्टर हाथ पकड़कर नंदू को जीप की ओर ले जाने लगा। तभी भीड़ में से एक आदमी सामने आया। वह था राम खिलावन, जो संगीता के पुराने ग्राहक थे। रुकिए रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बेगुनाह हैं। मैं गवाही देता हूँ कि ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तुम कौन हो बे? हाँ, कौन हो? इस एरिया के एमएलए हो या एमपी हो? अरे मैं इनका ग्राहक हूँ, अक्सर इनकी दुकान से ब्रेड पिज्जा खाता हूँ। ग्राहक हो तो दूर रहो, तुम बीच में मत पड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझे? इंस्पेक्टर की बात को सुनकर राम खिलावन घबराया नहीं, उल्टा उसने उससे बोला कि अगर इनके पास परमिशन नहीं है तो आप इन्हें जुर्माना देकर दुकान चालू रखने का मौका दीजिए। गरीबों पर ऐसा जुर्म मत कीजिए। मुझे पता है जुर्माना 1 लाख रुपए तो नहीं होगा,
देखो तुम मुझे ज्यादा कानून मत सिखलाओ, समझे? सर, मैं आपको कानून नहीं सिखा रहा, पर कोई तो रास्ता निकालिए। इंस्पेक्टर कुछ सोचता है और फिर मुस्कुराता है। ठीक है, मैं एक और रास्ता देता हूं। मैं 2-3 दिन का समय तुम लोगों को देता हूं। 2 दिन में मुझे 1 लाख रुपए लाकर दे दो। तब तक तुम लोग इस रेहड़ी की आग से हाथ तापो। ये कहकर इंस्पेक्टर उसकी रेहड़ी में आग लगा देता है। उसके बाद पुलिस जीप में बैठकर चली जाती है। संगीता और नंदू दुखी होकर अपने छोटे से घर लौटते हैं। उनकी 6 साल की बेटी पायल बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके दिल की बीमारी के कारण वह कमजोर दिख रहे हैं। संगीता उसे गोद में लेकर रोने लगती है। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस थक गई हूँ। नंदू बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आगे क्या होगा। 2 दिन में 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे? पायल की दवा के भी पैसे नहीं हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते एक बार में ही बंद हो गए हैं। कितनी मेहनत से तो हमने ये ब्रेड पिज्जा की दुकान जमाई थी, अब लगता है कि सब खत्म हो गया है। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोसन मीना और गुड़िया काकी घर के अंदर आती हैं। बेटा, सुना कि पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। क्या कहूँ चाची, अभी तक हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। देखो, इस तरह डरने से काम नहीं होगा। माना कि वो पुलिस है, लेकिन हम लोग चोर या डाकू तो नहीं है ना। हम लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से। वो ही तो है काकी, लेकिन संगीता बहुत ही परेशान थी। उसकी बातों से, उसके चेहरे से ये साफ साफ दिख रहा था। तुम लोग परेशान मत हो, मैं मोहल्ले के लोगों से बात करती हूँ। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। एक बात याद रखना, तुम लोग अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। गुड़िया काकी की बातों को सुनकर संगीता की आंखों में आशा की किरण जगती है। गुड़िया काकी अगले दिन मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करने लगती है। छोटे बड़े सब मदद करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर एक स्थानीय न्यूज चैनल के रिपोर्टर को भी इस खबर का पता चलता है और वह संगीता के पास इंटरव्यू लेने आता है। संगीता उससे अपनी सारी कहानी रो रो कर बताती है। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए और रोइए तो बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। हम इसे अपने खबर में दिखाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे भाई, और सबको आपकी कहानी बताएंगे। टीवी पर सुनीता की खबर चलती है और लोगों को ये जानकर गुस्सा आता है कि गरीबों को यूं सताया जा रहा है। कई लोग संगीता की मदद के लिए आगे आते हैं। शाम होते होते सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल हो जाती है। शहर के कई बड़े लोग, जिनमें एक मशहूर शेफ और एक बिजनेसमैन भी हैं, संगीता की मदद के लिए आते हैं। मैंने सुना है कि आपका ब्रेड पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, तो मैं आपके लिए एक होटल खोलना चाहता हूँ। संगीता और नंदू के आंसू छलक पड़ते हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोग उनकी मदद करेंगे। इसी बीच इंस्पेक्टर शैतान सिंह को इस खबर की वजह से निलंबित कर दिया जाता है और उसके भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो जाती है। तुम्हें वर्दी मिली है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन तुम इसकी आड़ में गरीबों को सता रहे हो, उनसे लाखों रुपए जबरदस्ती वसूल रहे हो। अभी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना, सारी तहकीकात के बाद तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सर, ऐसा मत कीजिए सर, मैं निर्दोष हूँ सर। वे पिज्जा वाले ही बदमाश हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। 1 मिनट के अंदर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 सप्ताह के बाद संगीता और नंदू अपने नए रेस्तरां का उद्घाटन करते हैं। पायल के इलाज के लिए भी पैसों की व्यवस्था हो जाती है। संगीता, जो कल तक एक छोटी सी रेहड़ी चलाती थी, आज अपनी खुद की दुकान की मालकिन बन चुकी है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये सब कैसे हो गया? सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ संगीता, सच में सब उनकी ही कृपा है। जिंदगी की इस लड़ाई में अगर सच्चाई और मेहनत साथ हो तो जीत पक्की होती है।
जो हाथ कभी मदद मांगने के लिए आगे बढ़ते थे, आज वही हाथ दूसरों की मदद करने के लिए बढ़ रहे हैं। संगीता और नंदू की कहानी ये साबित करती है कि हिम्मत और सच्चाई की राह पर चलने से किस्मत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। सोने की अंगूठी बेचकर उसने एक रेहड़ी खरीदी और कुल्हड़ पिज्जा बनाने के लिए जरूरी चीजें और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने काम शुरू किया था, उनका काम उतना चल नहीं रहा था। और एक दिन जब शीतल के पापा उधर से गुजर रहे थे तो वो अपनी कार से उतरे, उसकी रेहड़ी पर गए और मजाक उड़ाते हुए कहा। मौसम काफी खराब हो गया था, जोरों की बारिश हो रही थी। अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा अंकित उस बारिश को देख रहा था और बारिश के साथ साथ घर की छत पर भी उसका ध्यान था, जो ज्यादा बारिश के कारण टपकने लगी थी। उसे तो इसकी आदत थी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसकी पत्नी शीतल भी उसके साथ थी, जिससे उसने कुछ दिनों पहले ही शादी की है। वो गहरी नींद में अंकित का हाथ पकड़े सोई हुई थी। तभी बारिश की बूंदें टपक कर शीतल के चेहरे पर गिरी और उसकी नींद खुल गई। अरे, ये पानी की बूंदें कहाँ से आ गई मेरे चेहरे पर? उसने अपनी आंखें खोलते हुए ये बात कही और जैसे ही उसकी नजर टपकती दीवार पर गई तो उसने मुस्कुराते हुए अंकित की ओर देखा और कहा, कितना रोमांटिक मौसम है ना ये अंकित। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर ही बारिश की बूंदें हमारा स्वागत कर रही हैं। मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया ना शीतल। तू क्या थी और तू क्या हो गई। कितने अरमान होते हैं एक लड़की के जब वो शादी करके अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन मैंने तो। ये कहकर अंकित रोने लगा। क्या अंकित, तुम लड़की हो क्या जो इस तरह लड़कियों की तरह रो रहे हो? शीतल, लड़कों को रोने का हक नहीं है क्या? हाँ है, पर मेरे पति को नहीं है, समझे? चलो अपने आंसू पोंछो। माना कि लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन सब दिन ऐसे नहीं रहेंगे। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ शीतल। सुबह हो गई क्या अंकित? कुल्हड़ पिज्जा की तैयारी करें क्या? नहीं शीतल, अभी तो रात है, लंबी रात। पता नहीं इस रात की सुबह कब होगी। अंकित एक पिज्जा स्टोर पर डिलीवरी बॉय का काम करता था। एक रात जब वो अपनी साइकिल पर पिज्जा की डिलीवरी करके लौट रहा था, तभी उसकी नजर रास्ते में हुए एक कार एक्सीडेंट पर गई। उसने देखा कि एक लड़की बुरी तरह घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी है। हे भगवान, बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है इसका। उसने देखा कि लड़की की सांसें चल रही हैं। मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। अंकित उस लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचा। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है, इनका खून बहुत बह चुका है। हमें इनका ऑपरेशन तो करना ही होगा, साथ ही इन्हें ब्लड की भी जरूरत होगी। अंकित ने अपना ब्लड दिया। उसने उस लड़की के मोबाइल से उसके घर का नंबर निकाला और उसके पापा को फोन किया। कुछ देर बाद ही उसके पापा वीरेश अग्रवाल वहां पहुंचे। डॉक्टर, कहाँ है मेरी बेटी? देखो, उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ना। वो मेरी इकलौती बेटी है, शहर के सबसे बड़े बिल्डर वीरेश अग्रवाल की बेटी। तुम पैसों की चिंता मत करना, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाए, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी सर, अगर पैसा ही किसी की जान बचाता तो फिर इस दुनिया में किसी भी अमीर के यहाँ मौत नहीं होती। वैसे आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। और एक बात, वो जो लड़का देख रहे हैं ना, वो जो डिलीवरी बॉय की ड्रेस में है, अगर वो नहीं होता तो शायद आपकी बेटी की जान नहीं बचती। उसकी बातों को सुनकर वीरेश अग्रवाल अंकित के पास गए और अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसे देने लगे। ये लो तुम्हारा इनाम। ये क्या कर रहे हैं सर आप? मैंने इनाम के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो जरूरतमंद की मदद की है, और वो कोई भी होता तो मैं उसकी मदद करता। ये कहकर वो चला गया। अगली सुबह वीरेश अग्रवाल की बेटी शीतल को होश आ गया। उसे होश में आने के बाद पता लगा कि कैसे एक डिलीवरी बॉय, जिसका नाम अंकित था, उसने उसकी जान बचाई है। जब वो ठीक होकर घर वापस आ गई तो उसने अंकित की तलाश शुरू कर दी और एक दिन वो उसे मिल भी गया। पहली ही मुलाकात में करोड़पति बिल्डर की बेटी शीतल को मामूली से डिलीवरी बॉय अंकित से प्यार हो गया। मैम देखिए, मैं बहुत ही मामूली लड़का हूँ। कहाँ मैं और कहाँ आप? आपके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले तो मैं मैम नहीं हूँ, मेरा नाम शीतल है। और जहां तक रही स्टेटस की बात, तो प्रेम अगर स्टेटस देखने लगे तो वो प्रेम नहीं, कुछ और होता है। लेकिन शीतल की बातों का अंकित पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उसके पास जाने से बचता रहा। लेकिन सच्चा प्रेम वो मैग्नेट है जो आपको अपनी ओर खींच ही लेता है। अंकित को उसके प्यार के आगे झुकना पड़ा। उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शीतल ने जब अपने पिता से ये बात बताई तो, है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भिखारी को पैसे भीख में देते हैं, उन्हें घर नहीं लाते,
पापा, अंकित भिखारी नहीं है। हाँ हाँ, भिखारी नहीं है, वो बहुत बड़ा शातिर है। उस दिन अस्पताल में लंबी लंबी बातें कर रहा था वो, लेकिन भीतर ही भीतर ये चाल चल रहा था। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। शीतल के पापा ने बहुत कोशिश की उन दोनों के मिलन को रोकने की, लेकिन सच्चा प्यार तो तूफान की तरह होता है, वो सारी बंदिशों को तोड़ देता है। एक दिन शीतल घर से भाग गई और उसने अंकित से शादी कर ली। यकीन नहीं हो रहा है अंकित, मेरी मांग में तेरे नाम का सिंदूर है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई लव यू अंकित, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू शीतल। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन शीतल के पापा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग कर अंकित को नौकरी से निकलवा दिया और पूरी कोशिश की कि उसे कहीं नौकरी ना मिले। अंकित, पापा को जो करना है करने दो, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। क्या करूँ शीतल, कोई नौकरी नहीं देता मुझे। अगर नौकरी नहीं मिली तो घर का खर्च कैसे चलेगा, किराया कैसे दूंगा, तुम्हारी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कैसे करूंगा। अंकित, मेरी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास सब कुछ है। और एक बात, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो हम कुछ अपना काम शुरू कर सकते हैं। अपना काम? देखो अंकित, तुमने पिज्जा शॉप में बहुत दिन काम किया है, डिलीवरी भी की है, क्यों ना हम अपना कुछ नया शुरू करें। एक आइडिया तो मेरे पास है शीतल, कुल्हड़ वाले पिज्जा का। वो यहाँ कोई नहीं बनाता, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हम वो काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए और मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। उसके ऐसा कहने पर शीतल ने अपनी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी उतारी और उससे कहा, ये लो, इसे बेच दो और अपना काम शुरू करते हैं हम। ये क्या कह रही हो तुम? शादी के बाद एक तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और ऊपर से तुम कह रही हो कि जो तुम्हारा है उसे बेच दो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। शादी के बाद कुछ भी मेरा नहीं अंकित, हमारा है, हमारा। ये कहकर शीतल ने अंकित को गले लगा लिया। अंकित की आंखों में आंसू थे। बहरहाल सोने की अंगूठी बेचकर उसने एक रेहड़ी खरीदी और कुल्हड़ पिज्जा बनाने के लिए जरूरी चीजें और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने काम शुरू किया था, उनका काम उतना चल नहीं रहा था। और एक दिन जब शीतल के पापा उधर से गुजर रहे थे तो वो अपनी कार से उतरे, उसकी रेहड़ी पर गए और मजाक उड़ाते हुए कहा, जो बेटी कभी एसी के बिना नहीं रह सकती थी, जिसके महीने का खर्च लाखों में था, जो बड़ी बड़ी कार में घुमा करती थी, उसे क्या मस्त लाइफ दी है तूने। अंकित सही है। वैसे शीतल, अभी भी समय है, इस भिखारी का साथ छोड़ और चल अपनी दुनिया में, अमीरों की दुनिया में, नहीं तो रेहड़ी वालों की तरह कीड़े की तरह होगी तुम्हारी जिंदगी। हाँ। इन सब बातों को सोचकर और टपकती दीवार को देखकर अंकित का हौसला तो टूट रहा था, लेकिन उसने भी जिद ठान ली थी कि वो अपने काम से जवाब देगा। अगली सुबह दोनों पति पत्नी फिर जागे, कुल्हड़ पिज्जा की तैयारियां शुरू कर दी और रेहड़ी लेकर निकल पड़े। आज का दिन थोड़ा अच्छा था। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट उधर से गुजर रहे थे और उन्हें जोरों की भूख लगी थी। उनकी नजर जैसे ही कुल्हड़ पिज्जा के बोर्ड पर गई तो, अरे भाई साहब, ये कैसा पिज्जा है? कुल्हड़ पिज्जा? जी, ये बिल्कुल अलग है। ये देखिए, ये इसमें बनता है मिट्टी के कुल्हड़ में, और इसका स्वाद होता है अद्भुत। अच्छा, जरा हमें भी तो खिलाओ अपना कुल्हड़ पिज्जा। जिसने भी अंकित के हाथों का बना कुल्हड़ पिज्जा खाया वो तो उसका फैन हो गया। ये पहला दिन था जब उन्होंने 500 रुपए कमाए, और अंकित ने जब वो 500 रुपए ये कहकर कि ये मेरी पहली कमाई है शीतल के हाथों में दिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो अभी शुरुआत है अंकित, अभी तो तुम्हारे हाथों से बने कुल्हड़ पिज्जा के टेस्ट से तो इस पूरे शहर को दीवाना बनाया है, कुछ वैसे ही जैसे तुमने मुझे अपना दीवाना बनाया है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स जहां भी गए उन्होंने अंकित के कुल्हड़ पिज्जा की तारीफ की। वो कुल्हड़ पिज्जा जो एक नया शादीशुदा जोड़ा रेहड़ी पर बेचा करता था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर जुटने लगे और एक समय तो ऐसा आया कि उनके कुल्हड़ पिज्जा की बिक्री इतनी बढ़ गई कि उन्हें खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली। तू नहीं होती शीतल तो ये कामयाबी तो एक सपना ही रह जाती। मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरी मेहनत है अंकित। लव यू। लव यू टू। आज अंकित और शीतल की रेहड़ी ने शहर के सबसे बड़े होटल का रूप ले लिया है और वहां पर वो कुल्हड़ पिज्जा बेचते हैं। दोनों के प्रेम और मेहनत ने कुल्हड़ पिज्जा का स्वाद सच में शहर के हर घर तक पहुंचा दिया है। यही नहीं, अब तो दूसरे शहर से भी लोग उनके फेमस कुल्हड़ पिज्जा खाने उनकी होटल पर आते हैं। अग्रवाल साहब भी अब बदल गए हैं और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन शीतल को पता है कि स्वीकार अंकित को नहीं
उसकी कामयाबी को किया गया है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।